दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर अपना विशेष कार्यक्रम चर्चाएं खास। चर्चाएं खास के माध्यम से हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी चर्चा के लिए मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब की गरमाई हुई सियासत के साथ। सर, इस हफ्ते पंजाब की सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई, काफी फेरबदल देखने को मिला, बहुत ज्यादा उथल पुथल रही। और इसी बीच भाजपा और शीयद के गठबंधन की अटकलें भी समाप्त हो गई, उन पर विराम लग गया। और साथ ही साथ अपने अग्रेसिव मोड में आते हुए भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू और उनके विधायक शीतल अंगुराल को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भाजपा उनके विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए के ऑफर्स दे रही है। तो इस सारे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या नजर है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पहली बात आपने करी गठबंधन की। जी। पहला तो मेरी राय थी, अगर दोनों अकाली दल भाजपा में गठबंधन हो जाता तो दोनों कंफर्टेबल जोन में रहते, उनके हित में था। नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। अब रही बात सुशील रिंकू और शीतल अंगराल की आने की, चर्चा का विषय इसका बन गया क्योंकि चुनाव दौर शुरू हो गया। बिल्कुल सर। और रिंकू जी उम्मीदवार घोषित हो चुके थे आम आदमी पार्टी। टिकट मिल गई। उसके बाद ये जो पाला बदला गया, इस कारण चर्चा ज्यादा हो गई। अगर आप अतीत में जाए तो इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए, आज सुनील जाखड़ जो प्रधान है वो आए, उनके साथ उनके साथी कांग्रेस के और नेता भी आए हैं अतीत में। सर, महारानी परनीत कौर जी भी शामिल हुई हैं। हाँ जी, हाँ। अभी रिसेंटली बिट्टू शामिल हुआ। तो ये भाजपा का जो मैं ये तब्दीली जो मैं समझता हूँ, ये तब्दीली का कारण ये है कि किसान आंदोलन जो आज से 2 साल पहले चला और आज भी उसका दूसरा दौर देखने को चल रहा है, उस सारे दौर में पिछले 2-2.5 साल में भाजपा की पंजाब में छवि, ये एक राजनीतिक अछूत की छवि बनाने की सब दलों ने मिलकर करी। और विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फिरोजपुर जाते हुए रोका गया था, तो वो एक बड़ी बात थी, एक बड़ी घटना थी। उस किसान आंदोलन और उस घटना के बाद भाजपा को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारा काम गड़बड़ है सारा। तो उसी चीज़ को देखते हुए भाजपा ने कांग्रेस से नेता भी लिए, आज आम आदमी पार्टी के भी, अकालियों के भी कुछ आए। तो ये जो राजनीतिक अछूत बनाने की योजना था, उसको मद्देनजर रखते हुए भाजपा ने सबके लिए दरवाजे खोले। और इसका दूसरा फायदा ये भाजपा को मिलेगा कि भाजपा की जो पंजाब में छवि थी किसी केवल हिंदुओं की पार्टी है या व्यापारियों की पार्टी है, अब वो पंजाब के सभी वर्गों का एक राजनीतिक दल बन जाएगा, इस जितने जितने आ रहे हैं। तो तीसरे इसका एंगल यह है कि इससे पहले गठबंधन के दौरान भाजपा केवल 3 सांसद संसद की सीटों पर लड़ती थी, तो 23 विधायक की सीट। तो अब 117 और 13 है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि आदमी वो चेहरे चाहिए उनको, क्योंकि तत्काल रूप से तो उनके पास ऐसे चेहरे नहीं है जो सीधे चुनाव में आ जाएंगे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भी ये है। तो ये सारा दौर जो है, मैं समझता भाजपा इसीलिए रकम गया कि उसने सारी 113 सीटों को जो स्थायी में चुनाव होने विधान, उसको देखते हुए 13 की अभी से तैयारी करेगी। तो उसके लिए उसको एक चेहरे ऐसे चाहिए जिनकी पहचान हो राजनीति के। तो पंजाब में तो ये सारा एक जो आक्रामक नीति आप बोल रहे हैं, ये पंजाब भाजपा को ज़रूरी थी अपने आप में एक कमी, अपने जो राजनीतिक अछूत बनाने का उनका जो विवक्षित दलों का था, उसको तोड़ने के लिए। ये तो हो गया। दूसरी बात रही जो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पीछे आरोप लगाया मैं 25 करोड़ 40 करोड़ के दे रहे हैं। तो उसका वैसे तो सुनील जाखड़ जी भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने जवाब दे दिया था कि जिनकी उन्होंने जो बोला वो मैं नहीं बोलना चाहता, औकात के हिसाब से बोला, तो मैं उसको छोड़ भी दे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक मुद्दा गंभीर है, चुनाव का दौर शुरू है, और जब विधायक स्तर के एक जिम्मेवार आदमी है, उन्होंने जो ऑफर देने वाले का नाम भी, टेलीफोन नंबर भी दिया है, तो अगर ये चुनाव आयोग को तत्काल रूप से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब जब नंबर भी है, नाम भी है, तो सरकार, केंद्र सरकार को भी विदेश से आया है, तो ये विदेश से केंद्र सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री के बनता है कि उसकी सेवा सिंह नाम उन्होंने बताया कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि ये विदेशी ताकत भी हो सकती है जो सारे हमारे चुनावी व्यवस्था को ख़राब करने के लिए
भाजपा की छवि खराब करने के लिए। तो इसको एक मैं समझा कि ये एक कानूनी दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, और ये ज़रूरी है कि सत्य लोगों के सामने आए। इसको मतलब गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसको ऐसे साधारण स्टेटमेंट आई और ख़त्म हो गई, वो बात नहीं, क्योंकि ये उस समय आई जैसे चुनाव दौर चल रहा है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके में एक छेद करने के लिए है, और एक पार्टी के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए, तो उसको उस गंभीरता पूर्वक लेकर इसका सत्य लोगों के सामने रखना चाहिए मेरे। जी। आगे बढ़ेंगे और बात एक बार फिर से भाजपा की ही करेंगे, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, माहौल इस समय गरमाया हुआ है। सर, एक तरफ तो भाजपा पंजाब में दूसरे दलों के दिग्गजों को पार्टी में शामिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उन विधायकों को टिकट दी जा रही है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो सालों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भाजपा का झंडा बुलंद कर रखा है, क्या उन कार्यकर्ताओं और नेताओं में वहां असुरक्षा की भावना पैदा नहीं होगी? क्योंकि कुछ जगह विरोध भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप भाजपा के इतने बड़े आयात पैकेज के बारे में क्या कहेंगे? क्या देखिए, चर्चा? पंजाब और हिमाचल की दोनों परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां इस समय अलग अलग है। जी। हिमाचल प्रदेश में जो 6 विधायक भाजपा में शामिल हो और जिनको टिकट दी गई है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो 2022 के चुनाव जीत के आए हैं, और जिस परिस्थितियों में उनको भाजपा में शामिल किया गया, अगर भाजपा आज उनको टिकट नहीं देती तो भाजपा की अपनी छवि और साख राजनीतिक रूप से कमज़ोर होती, क्योंकि वो उनके भरोसे ही वो छोड़ के आए। क्योंकि आपस में जो भी उनका आंतरिक गठबंधन जैसा आपस में विश्वास बैठा होगा, अगर वो उनको आज टिकट नहीं देते तो इसका मतलब भाजपा पे कोई विश्वास ना करता। ये उस विश्वास के साथ ही आए थे, तो उनको विश्वास पूरा। दूसरा रही जो विरोध की बात है, तो जो विरोध के हैं उनकी अपनी जगह एक बात ठीक है कि वो सदियों से बैठे हैं, ये वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। जो समस्या ये है कि ये जो 6 आए हैं, उन 6 को हरा के तो आए हैं 2022 में, तो इनका कार्यकाल 27 तक चलना है। तो आज जो 22 के हारे हुए इनसे, उनको 27 तक इंतजार करना है, क्योंकि आज टिकट मिली है ना। 27 के लिए कोई गारंटी नहीं की भाजपा ने। भाजपा नेतृत्व ने आज अपने एक नैतिक जिम्मेवारी पूरी की है 6 को 6 देके। 27 में वो जिम्मेवारी नहीं है उनके पास। 27 में ये भी एक सामान्य कार्यकर्ता, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता। तो जो कम से कम हारे हुए हैं, उनको पता है कि 27 तक अगर ये उपचुनाव ना होते तो 27 तक तो वो बाहर ही थे। तो उनको वो बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि 27 तक तो हमें इंतजार कर लीजिए, 27 तक वो धैर्य रखे। उसके बाद पार्टी ने कोई इन 6 को गारंटी दी हुई है कि सारी उम्र इनको टिकट देनी है। अगर उनकी कटी आज तो इनकी भी कल कट सकती है। तो कम से कम 27 तक तो इनको इंतजार करना चाहिए। और जो उनका निर्णय मैं समझता हूँ भाजपा का, वो समय अनुसार राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ठीक था। और आज भी आगे भी उनका जो, अगर कल को किसी ने आना है, जब आगे 3 निर्दलीय भी उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो उसका भी, तो वो एक इस निर्णय पे अगले 3 जो है उनको भी हौसला होगा कि हाँ हमारी सुनी जा रही है। और राजनीतिक दृष्टि से भाजपा की साख और छवि दोनों बीच में चलते हैं। जी, लेकिन सर पंजाब में अभी चलो टिकट का आवंटन तो नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब में भी स्थिति वैसी ही दिखाई दे रही है। तो फिर भाजपा के जो पूर्व कार्यकर्ता इतने पुराने जुड़े हुए हैं, तो लग रहा है कि विरोध हो सकता है। भाजपा की देखिए ना, मैं पहले क्या है, जो पहला उसमें भाजपा के पास पंजाब में तो चेहरे ही नहीं है जी। 13 सांसदों को लड़ने के लिए कोई 3 पे इन्होंने ध्यान दिया, तो 10 तो लाएंगे ना बाहर से। तो वैसी स्थिति नहीं, यहाँ पे विरोध नहीं हो सकता। वहां पे या तो 10 को पहले लड़ते होते चुनाव, फिर उनके चेहरे बने होते थे, वहां पे ये चेहरा सांसद इस जगह से लड़ेगा, ये वो यहाँ पे तो लड़े। अगर विधानसभा की बात करें तो 23 तक लड़ते थे। तो जो बाकी है, अब 117 पे लड़ने तो उनको ढूंढने ही पड़ेंगे ना चेहरे, क्योंकि इनके वहां पे तो डेवलप हुआ। वहां पे जो हिमाचल के, वो तो उनके चेहरे पहचाने हुए थे, विधानसभा वो जीते भी हुए हैं, हारे भी हुए हैं। तो उस हिसाब से उनका विरोध बनता है। उनका उनको 27 तक नहीं बोला, मेरा ये मतलब 27 तक। इनका तो अभी ABC शुरू हुआ है पंजाब में। पंजाब के में तो गठबंधन बनता तो और बात थी, अब तो खुला है आकाश भाजपा का। तो 117 में जाना, तो यहाँ पे विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। भाजपा के पुराने यहाँ पे पंजाब के कार्यकर्ताओं को समझ आया कि भाजपा नेतृत्व ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसके हिसाब से आने वाले वर्षों में उनको 2027 में या 32 में जाता है, वो आज जो बीज लगेगा उसका फल
आगे मिलेगा। तो यहाँ पे विरोध वाली स्थिति नहीं, वहां पे हिमाचल में एक मैं समझता हूँ उनकी स्थिति जायज भी है, पर उनको धैर्य रखना चाहिए कि उनको जो उन्हीं 6 को दिए जो पहले जीते हुए हैं, पहले जीते और उनसे तो आगे स्थाई में कोई उनकी गारंटी नहीं है। आज की गारंटी थी स्थाई के, तो यहाँ पे तो मैदान ही खाली है तो 10 चेहरे चाहिए, तो 10 चेहरे लाने पड़े हैं, तो उनको वही चेहरे आएंगे ना जिनको पहचान है, या जो पहले राजनीति सांसद लड़े हैं या विधायक दल को लड़े हैं, तो उस तरह के चेहरे आएंगे ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, स्थाई तक इनकी स्थिति बदलेगी पंजाब में। बिल्कुल सर। हाँ, प्रोग्राम में आगे चर्चा न्यायपालिका की। सर, हाल ही में देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने और उनके साथ लगभग 600 वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि न्यायपालिका खतरे में है, उसे बचाने की जरूरत है, राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव जो है वो उस पर बढ़ता जा रहा है। तो आप उस चिट्ठी के बारे में क्या कहेंगे, और न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, साल्वे साहब और उनके साथ जो 600 वकील जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा है, सब बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, अपने अपने समाज में इनका एक विशेष स्थान है और कानून के विशेषज्ञ हैं। तो पर मेरे को लगता है कि जो बड़ा आदमी है, बड़ी गलती हो जाती है। कानून की दृष्टि से इन्होंने अपने पत्र में ना तो वर्ग का नाम दिया, ना किसी व्यक्ति विशेष का, और कानून की दृष्टि में इस पत्र का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वेग है एक तरह से। जब आप किसी स्पेसिफिक ही नहीं, कानून हमेशा स्पेसिफिक तथ्य मांगता है। जब आपने कोई तथ्य नहीं दिया, आपने प्रजम्पशन की है, जो प्रजम्पशन पे कानून नहीं चलता। कानून ने तो फैक्ट्स, अगर तो इस पत्र में कोई फैक्ट्स होते हैं ये है, तो तब तो कानून को प्रधान न्यायाधीश उसको, ये तो एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वकीलों का एक वर्ग है जो कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित है या उस सोच से। उन्होंने बिना नाम लिए, उनका जो लक्ष्य था वो भाजपा और मोदी सरकार थी, तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं इनिशिएटिव लेके बोल दिया कि आज हमें आप जिस उंगली उठा रहे हैं, 75 में स्वयं इंदिरा गांधी कांग्रेस ने ही प्रतिबद्ध न्यायपालिका की मांग करी थी कि न्यायपालिका वो ही होनी चाहिए जो सेंटर कहे, वो हमने तो वो मांगे नहीं की, ये तो कांग्रेस की मांग थी। तो वो एक राजनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री का अपना जो जवाब है वो उनके लिए काफ़ी है। दूसरी बात, ये जो न्यायपालिका की बात करते हैं, तो ये देखिए पीछे चुनावी बॉन्ड पे जो न्यायपालिका का डिसीजन आया, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो संदेश आया आदेश, इसके बाद सरकार के विरोध में जो कई रिट आई, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार से असहमत होना कोई अपराध नहीं है। तो ये जो निर्णय है न्यायपालिका का, ये दर्शाते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं है। अगर चुनावी बॉन्ड का दबाव होता सरकार का, तो ऐसे निर्णय आते नहीं आने थे। तो ये चीज़ें, ये तो सिर्फ एक, मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी दलों को एक मुद्दा देने के लिए, क्योंकि उनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं लगता मुझे राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये जो साल्वे और उनके साथी हैं, जो माननीय मैं कहूँगा बुद्धिजीवी हैं, कानून विशेषज्ञ भी हैं, इस बात को भूल गए कि ये एक वेग चिट्ठी जिसमें नाम नहीं, तथ्य नहीं, फैक्ट नहीं, इसका सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, कानून की जिससे कोई लाभ नहीं। और ये बस चिट्ठी आई और गई, एक बुलबुले की तरह आई और खत्म हो गई, इसका कोई वैल्यू नहीं इसकी, मैं समझता हूं। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे चर्चा कांग्रेस की। सर, कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, और इस नोटिस पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि ये कर आतंकवाद है। उन्होंने इसे कर आतंकवाद का नाम दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या चर्चा है? देखिए, ये जिस समय और परिस्थितियों में आयकर विभाग ने इनको नोटिस दिया, और जिस तेजी से, क्योंकि पहले 100-125 करोड़ का था, फिर 1700 करोड़ का, टोटल मिलाकर 1850-1900 करोड़ रुपए का नोटिस है। तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि माखन और खड़गे जी की जो बयान है उसमें दम है, क्योंकि चुनाव के समय चुनावी मोड से हटाकर दूसरे तरफ पार्टी का ध्यान रखने के लिए ये एक है आयकर पर। दूसरी बात ये भी है इस पहले कि ये जो 2017-18 के कैश नगद इन्होंने दान राशि दी, आयकर विभाग के अनुसार के राजनीतिक दलों को छूट तो है, लेकिन वो नगद की नहीं है कि आप लाखों रुपए नगद ले लो। उसी का उल्लंघन मानते हुए उन्होंने इनको नोटिस पहले 100 करोड़ पर 125 दिया था,
और उसकी अपील में उच्च न्यायालय पे गए थे। उच्च न्यायालय ने जब वो रिजेक्ट करी तो इन्होंने 1700 करोड़ का और निकाल दिया। अब माखन जी ने दूसरा भी ये कहा कि इस दृष्टि से भाजपा पे 46 करोड़ का बनता है वायलेशन, जो कानून हमारे से है। पर सवाल है उनका 46 का बनता है या नहीं बनता। इनका जो वायलेशन है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती उनके 40 एक बार इनकी जो गलती है, क्योंकि 17-18 का मामला 24 में इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, इन्होंने लापरवाही रखी, तो आज अब पर जिस समय हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एक दृष्टिकोण बनता है कि उसमें, इसलिए मैं कहता हूँ मानकर और उनका बात में दम है। लेकिन मैं इससे आगे और जाता हूँ। ये तो कांग्रेस का एक वर्षन आया जिसको हम कहते हैं ठीक है। इसमें जिस आयकर विभाग और अधिकारी ने जो दिया और जिस समय परिस्थितियां दिया, उसने भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बेशक उसने कानून का सहारा लिया है, उस पर दबाव होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, पर जिस समय और परिस्थितियों में दिया है वो एक भाजपा को भी कटघरे में सरकार को खड़े कर देते। कोई ये 2 महीने बाद भी दिया कोई इसे आग बुझाने, क्योंकि ये उन्होंने किया कि आपको हम राजनीतिक दल का जो फैसिलिटी दी थी वो विड्रॉ करें। राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का है, उसकी आपको मान्यता तो आपको रखनी पड़ेगी ना। चुनाव आयोग में राजनीतिक दल है, ये मुद्दा जाके सर्वोच्च न्यायालय में जाके इसको स्टे मिल जाएगी। पेमेंट तो वो भी 1700 करोड़ होनी नहीं, इसको आगे स्टे मिल जाएगी पक्की, मेरी सोच ऐसी है। तो इसको जिस समय में दिया गया, इसका मतलब कि वो जानबूझकर दिया गया। दोनों, वो जो खिलाड़ी है वो आयकर का अधिकारी, वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी मैं समझता हूँ, उसने कांग्रेस को भी दबाव डाल दिया और भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि ये समय और परिस्थितियां ऐसे नोटिस देने, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं थी कि सुबह कुछ होने जा रहा है। एक अपील दूसरी तीसरी चलनी है, आयकर के विभाग में चलेगी अपील, फिर न्यायालय में भी आएगी। तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खड़गे और माखन जी की बात में दम है, पर उनको घबराना नहीं चाहिए, समय जरूर लगेगा। तो अपना राजनीति पे ध्यान दें, इसमें कुछ होने, पैसा नहीं उनसे जाने वाला है तत्काल रूप से। उनको पहले सरकार अगर इस समय करेगी, जैसे पहले उन्होंने कहा कि पर वो फ्रीज तो उस समय भी नहीं हुआ था, उन्होंने ले लिया, पर इनको तत्काल रूप से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसको पॉलिटिकल अगर शक्ल देने के तो वो असफलता रहेगी। इसको कानून स्तर पे जितनी लड़ाई है वो लड़े, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई तत्काल ना राजनीतिक लाभ मिल सकता, ना कानून की राहत मिलेगी। तो बेहतर वही है कि एक दिशा पकड़े, उसी पे लड़ाई लड़े, वो ही है। तो ये इतने कह सकता हूँ। अभी दबाव में है कांग्रेस, में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही। और आज प्रोग्राम चर्चा खास में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।